किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखबावाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। खेती किसानी करवावाला लोग आ बात अच्छी तरह जाने हैं कि कैचुओ सदासु ही किसान को मित्र कहलातो आयो है। क्यों? क्योंकि वो माटी न उपजाऊ बना दे है। और आज का इस जैविक खेती का दौर में आए हर कोई जैविक उत्पाद अपनाबो चाह रही है। भी समय पर रासायनिक खादा को एक घणो ही अच्छो विकल्प साबित हो रही है। कैचुआ सु तैयार खाद, वर्मी कंपोस्ट और वर्मीवाश। तो आज की चौपाल में आए मैं आपकी खातर जानकारियां ले रहे हैं यही विषय पर कि वर्मी कंपोस्ट और वर्मीवाश को कई महत्व हो सके है, कई उपयोगिता है, इन कियाँ तैयार करे और इन कियाँ काम में ली जावे। और जानकारियां देवा की खातर आज अपने साथ कार्यक्रम में पधार्या है राकेश कुमार यादव जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। आप सहायक आचार्य है उद्यानिकी कृषि महाविद्यालय कोटा में, और एक ही साथ साथ आपने साथ कार्यक्रम में जुड़ेला प्रगतिशील किसान किशनलाल जी देशमा जी। आपको भी कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। आप प्रगतिशील किसान हैं, देशमा टोंक से पधार्या है, और कार्यक्रम में आप जाना ला कि जो जैविक खेती की बात आप कर रही हैं, आज हर कोई ये चाहे है कि मैंने जैविक उत्पाद मिले और जैविक खेती करवा चाहे है। तो बी की खातर जो वर्मी कंपोस्ट की बात आप कर रही हैं, तो बी न जाना आप, तो राकेश जी मैं आपसे जानबो चाहूँगा कि जो वर्मी कंपोस्ट का माध्यम से जो आप जैविक खेती करनी बढ़ रही हैं, तो इसकी कई उपयोगिता सिद्ध हो रही है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैविक खेती है क्या। तो जैविक खेती हमारे भारतीय किसानों के लिए कोई नई खेती नहीं है, हम पुराने समय से करते आ रहे हैं। बीच में कुछ कालखंड ऐसा रहा कि हमको खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ी और अधिक उत्पादन लेने हेतु हमने उर्वरकों का प्रयोग किया, रसायनों का प्रयोग किया, ताकि हमारा देश जो है वो भूखा नहीं रहे और अन्न अधिक से अधिक उत्पादित हो सके। तो ऐसा बीच के कालखंड में 70 के दशक के बाद में ये थोड़ी परिस्थितियाँ इस तरह की हुई है जिसमें रासायनिक खेती हम करना शुरू किए हैं। उससे पहले की बात करते हैं तो हम गो आधारित जैविक खेती पे ही निर्भर थे। उसमें गाय, भैंस, बकरी, इस तरह से सारे पशुओं के साथ साथ हम एक पूरक एक व्यवसाय के रूप में खेती के साथ साथ में हम लेते ही थे। तो जैविक खेती में जो हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की,
तो जैसा कि आपने अभी बताया कि केंचुआ किसान का मित्र होता है। मित्र क्यों है? क्योंकि किसान के साथ साथ केंचुआ भी खेत में काम करता है। काम ऐसे करता है कि केंचुआ जब मिट्टी को खाता है उसको भुरभुरी बना देता है, उसको ढीली कर देता है। उससे क्या होगा कि एक तो जड़ों में जो हवा का आवागमन है वो अच्छा रहेगा, दूसरा जब बारिश का मौसम रहता है तो उसमें पानी अधिक से अधिक जाएगा, जल धारण क्षमता बढ़ेगी और पौधे को उपजाऊ जो है ज़मीन वो प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट जो है वो कैसे बनाएं हम। तो बनाने के लिए सर्वप्रथम हम ऐसा करते हैं कि ताज़ा गोबर होना चाहिए। गाय का हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा हम भैंस का भी ले सकते हैं। तो ताज़ा गोबर होना चाहिए। ताज़ा गोबर होने के साथ साथ में ऐसा होना चाहिए कि उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी होगी तो उसमें क्या होगा, जब बाद में जब खाद बन के तैयार हो जाएगा तो उसमें वो मिट्टी अलग से दिखेगी, खाद अलग से दिखेगा, तो वो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। तो ताज़ा गोबर लें। ताज़ा गोबर को हम जैसे कई बार क्या होता है कि किसानों के पास 2 गाय भैंस होती है, 3 होती है, तो उसको लगभग 1 महीने तक वो इकट्ठा करता रहे। 1 महीने के बाद में जब इकट्ठा हो जाए, लगभग भूरा जैसा हो जाए, तब उसमें वो पानी का छिड़काव करते हुए उसमें खाद को जो है अपना गोबर है उसको उलट पलट करता रहे, जिससे क्या होगी उसकी गर्मी और जो मीथेन गैस वगैरह है जो वो निकल जाएगी। यदि गर्मी रही तो केंचुआ उसमें नहीं पनप पाएगा। तो एकदम गोबर को हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम बेड बनाएंगे। अब बेड कई प्रकार की होती है, आजकल बाज़ार में भी प्लास्टिक के बेड भी आ रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जो पक्के बेड जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो किसान अपनी सुविधा देखें कि उसको कम खर्चे में कौन सी बेड उसके लिए उपयुक्त है। तो सबसे कम खर्चे की तो बेड है, हम एक प्लास्टिक की शीट हम बिछा लेते हैं। प्लास्टिक की शीट जैसे हम साधारणतः 25 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी एक बेड आती है। उसमें हम जब गोबर की खाद डालेंगे तो ध्यान ये रखेंगे कि 4 फीट चौड़ी हो और लगभग 1.5 फीट ऊंची हो, ऐसी, और लंबाई आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। तो जो मैंने अभी बताया 25 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी जो आपकी शीट होगी उसमें लगभग 22 से 24 के बीच में बेड आपकी बन जाती है। अब जो आपका ठंडा किया हुआ गोबर था उस पर डालना है। डालने का तरीका एक बार जैसे मैंने बताया कि 4 फीट चौड़ा और 1.5 फीट ऊंचा, ऐसी हम बेड बना देंगे। बेड बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि उसको उसी दिन केंचुआ उसमें नहीं डालेंगे। उसको फिर भी मान लो कुछ गर्मी रहती है तो वो निकल जाएगी, तो अगले दिन उसमें हम केंचुआ डालेंगे। केंचुआ में जो आइसिनिया फोइडिटा नाम की जो प्रजाति है उसी का हमको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये प्रजाति ऐसी होती है, एक तो उसमें प्रजनन की क्षमता बहुत जल्दी होती है, मतलब केंचुए बहुत ज़्यादा और अधिक संख्या में बनते हैं और ये खाद जल्दी बना देता है। तो इस तरह से ये हम केंचुए लेंगे। केंचुआ आज बेड बना दी, कल हम उसमें केंचुआ डालेंगे। केंचुआ डालने का तरीका क्या रहेगा कि जितनी लंबी आपकी बेड है, जैसे मान लीजिए 20 फीट लंबी आपकी बेड है, तो उसमें 10 किलो केंचुआ हम डालेंगे। केंचुआ डालने का तरीका रहेगा, आप कोई बर्तन लेंगे, तगारी वगैरह, और उसमें ऐसे एक एक करके मुट्ठी में लेके और उस पर पूरी बेड में लंबाई में आप डाल देंगे। जैसे ही आप डालेंगे तो वो केंचुआ कुछ समय बाद में वो उसमें नीचे चले जाएंगे। ये आपने डाल दिया। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बोरी हम लगा देंगे। ऐसा हम जैसे हमको पता ही है कि केंचुआ जब अंधेरा रहता है तो अंधेरे में प्रजनन क्षमता इसकी बढ़ जाती है, मतलब संख्या इसकी जल्दी बढ़ती है। तो अंधेरा करने के लिए हम इसमें बेड डालते ही हैं। वो उसके ऊपर जूट की बोरी हम उस पर डाल देंगे। वो जूट की बोरी जो होगी उसमें हम उसको गीला रखेंगे, क्योंकि इसमें सामान्यतः ये ध्यान रखा जाता है कि तापमान 18 से 20 सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप पक्का फर्श और पक्का वो पूरा यूनिट बना रहे हैं तो उसमें आरसीसी ऊपर रहती है। यदि अपने पास इतना खर्चा नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो आजकल जो ग्रीन कलर की शेड नेट आती है वो आप ऊपर लगा देंगे ताकि उस पर छाया रहेगी। फिर इसमें हम
जो पानी डालेंगे, पानी डालने का तरीका ये रहेगा कि गर्मियों में तो हम देखेंगे कि नमी कितनी रखनी चाहिए, तापमान कितना है। तो यदि तापमान ज़्यादा है तो दिन में आप 2 बार भी छिड़काव कर सकते हैं। तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप दिन में 1 बार, लेकिन रोज़ आपको गर्मी में आपको डालना ही है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जैसे सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों में क्या होता है कि वर्मी कंपोस्ट में जो केंचुए रहते हैं उनकी मात्रा जो रहती है वो धीरे बढ़ती है, क्योंकि तापमान की कमी रहती है इस वजह से। तो हमको ध्यान ये रखना है कि उसमें 3-4 दिन से हम पानी का छिड़काव करें। सर्दी के मौसम में यदि हम रोज़ छिड़काव करेंगे तो वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा हुआ तो केंचुए सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि 30% से नमी कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सूख के मर जाएंगे। तो ये हमको ध्यान रखने वाली बात है। तो ई के साथ ही अब आप आने साथ प्रगतिशील किसान जो जुड़ा है, तो जो आप बताया कि ई तरीका से आपने कंपोस्ट को बेड तैयार करना चाहिए और आगे की प्रक्रिया और बढ़े। बीसू पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो का जो परिणाम देखवाने मिला है, जो आप वर्मी कंपोस्ट का माध्यम से जैविक खेती का नहीं बढ़ रही हाँ, तो ए परिणाम आप चूँकि आप खेती में काम करो हो और जैविक खेती का मायने आपने उत्कृष्ट अवार्ड भी मिलेड़ो है खेती किसानी को, तो बी के खातिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ई का परिणाम आपने कहीं देखवाने मिला। देखो, वर्मी कंपोस्ट का परिणाम खेती में जब जमीन उपजाऊ होगी तो बोने वाली कोई भी फसल, चाहे किसान कोई भी फसल बोएगा तो वो फसल उत्पादन में अच्छा उत्पादन मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण मिलेगी। जैसे माँ का स्वास्थ्य ठीक है तो होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य स्वाभाविक है कि स्वस्थ बच्चा हमें मिलेगा। तो वही जमीन का स्वास्थ्य से उत्पादन प्राप्त करने का है। तो वर्मी कंपोस्ट ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन में पानी सोखने की ताकत ज़्यादा होगी। ज़्यादा पानी भी गिरेगा तो फसल खराब नहीं होगी कि उस पानी को ज़मीन सोख रही है, और कम पानी भी होगा तो भी ज़मीन में अमी रहेगी। रासायनिक खाद से ज़मीन के जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं लेकिन बहुत 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, वो जीवाणु मर जाते हैं और ज़मीन निर्जीव होती जाती है। जहाँ ज़्यादा रासायनिक काम में लिया वहाँ यही परिणाम आया कि ज़मीन हार्ड हो गई, फसल उत्पादन नहीं मिल रहा है, पैदावार किसान को अच्छी नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रही है। तो वर्मी कंपोस्ट से एक तो ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके बाद में फसल जो हमने ली है वो गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहेगी, और वर्मी कंपोस्ट से किसी तरह का भूमि का कोई नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, पानी का नुकसान नहीं होगा। रासायनिक से तो हमारा पानी खराब हो रहा है, भूजल में जो, क्योंकि पौधा जितना, आज मैं तो किसान भाइयों से ये भी कहूँगा कि जितना रासायनिक ले रहे हैं उतने रासायनिक की जरूरत ना तो ज़मीन को है और ना फसल को है। आवश्यकता से बहुत ज़्यादा रासायनिक वो यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा तो किसान भाइयों से आग्रह है कि जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले हमारे जैसे टेस्ट कराते हैं कि भी बीमारी क्या है। तो सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड का जो रखा है, तो ज़मीन की जो ज़रूरत हो, जो हमारी आवश्यकता वही तत्व डालें, और वर्मी कंपोस्ट में लगभग पौधे को जो 17 तत्व चाहिए वो मिल जाते हैं। बाकी रासायनिक में 2 या 3 ही मिलते हैं। यूरिया में केवल नाइट्रोजन मिलेगा, DAP में अमोनियम और डाइमोनियम मिलेगा, बाकी सुपर में सुपर फास्फेट मिलेगा, लेकिन रासायनिक में लिमिटेड मिलेंगे, बाकी तत्व नहीं मिलेंगे। वर्मी कंपोस्ट में सारे तत्व पौधे को मिल जाएंगे, तो वो अमृत कह सकते हैं हम उसको एक मोटी भाषा में। और ई खातिर यह सब चीज़ें ना जीवामृत की ही जावे है। तो अब जो आपसे बात चल रही है कि ई तरीका से आप आदो तैयार कर लिया, अभी के बच्चों कताक दिन में बनर तैयार हो जावे। हाँ, तो देखो इसमें ऐसा रहता है 55 से 60 दिन में हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो बन के तैयार हो जाता है। तैयार होने का कैसे हमको पता चलेगा, तो 55 से 60 दिन में हम जब उसको जो जूट की जो बोरी आप पड़ने लगा रखी थी उसको उठा के देखेंगे तो हम जैसे हाथ में लेंगे तो ऐसे चाय जैसी होती है हमारी, ऐसा काला हो जाएगा। तो ऐसा काला हो जाए तो हमको समझ लेना चाहिए कि वो तैयार हो गया। अब तैयार जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है इसको कैसे केंचुए से अलग करें, तो जब हमारा पूरा जो गोबर है उसको केंचुआ खा के खाद बना देते हैं, तो केंचुआ ऊपर से नीचे की तरफ वो जाना शुरू कर देते हैं। जब हम खाद को लेंगे उससे 5 दिन पहले हम
पानी देना बंद कर देते हैं। तो पानी देना कम करेंगे तो क्योंकि ऊपर नमी कम हो जाएगी तो केंचुआ नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ऊपर वो केंचुए नहीं रहेंगे। तो हम एक बार उसको जो पंजा होता है एक लोहे का, उससे या हाथ से भी किया जा सकता है, उसको एक बार ढीला कर देंगे तो वो केंचुए जो रहेंगे ऊपर वो भी नीचे चले जाएंगे। तो ऐसी लगभग 3 सेंटीमीटर की परत हम एक बार उतार लेंगे। वो परत सभी जो बेड बनाई आपने सबसे उतार लेंगे। उसके बाद में फिर एक बार पंजे से या हाथ से उसको ढीला करते रहेंगे। ऐसा करते करते सारा हम वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो अलग कर लेंगे। और नीचे अब देखो, जैसे हमने 10 किलो गोबर डाला तो लगभग 3 से 4 गुना वो अपना जो अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, केंचुए जिनको बोलते हैं, वो हमको 50 से 60 दिन में मिल जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? एक तो वर्मी कंपोस्ट तो हमने खाद के रूप में काम में ले लिया। अब जो अर्थवर्म है जिसको केंचुआ हम कहते हैं, तो उसकी बाज़ार में भाव देखते हैं तो लगभग 200 से 250 रुपये किलो वो सामान्यतः मिल जाता है। तो आपने 10 किलो लिया, उसका 30 से 40 किलो वो बन जाता है। तो उसका एक तरह से हमारा अतिरिक्त आय उससे हमको मिल जाती है। हम दूसरे किसान भाइयों को भी दे सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि आप भी इस तरह की जैविक खेती करें और इससे हम अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से वो अपना खाद को अलग कर लेंगे, केंचुए को अलग कर लेंगे और फिर अगली बेड पे हम तैयारी शुरू कर देंगे। तो ई तरीका से खाद तैयार करी जावे है, थोड़ा ही दिना के मायने खाद बन तैयार हो जावे और आप भी सु जैविक उत्पाद प्राप्त कर सको हो, जैविक खेती कर सको हो, जिसको आपको भी स्वास्थ्य अच्छो रेवलो और आपकी जमीन आपकी जड़ा को भी स्वास्थ्य अच्छो रेवलो। जो आज को टाइम देखा जैविक खेती को जो दौर चल रही है तो किसान इन्हें अपना रहा है। आप देखो ज़्यादातर लोग सीख रहा है। हाँ, किसान अपना रहा है और किसान की सोच भी एक ऐसी होगी कि भाई हमारा घर में जो मैं गेहूँ खा रही हूँ और जो हमारे घर में खाबा को बीमा, तो मैं देसी खाद ही डालूँ साहब। किसी भी किसान को पूछो तो वो आई कही साहब मैं हमारे खाबाद को जो घर में पैदा करूँ ने बीमा तो मैं देसी खाद ही डालूँ साहब। तो किसान भाइयों ने, मैं आप भी कहवा कई बार मीटिंगा में कि भाई जो दूसरा अपना कोई मिल वाला है, भाई आप लोग कोई जो भी उत्पाद ले रहा है तो वहाँ का बच्चा कौन सा दुश्मन है, बन आप जहरीलो क्यों देवा, आप पीछे दे रहा है। और ये रासायनिक से जैविक उत्पाद का जो भी अन्न है, तिलन है, दलहन है, को भाव भी छोको मिले। तो पैदा मान लो 19-20 कम भी रह जावे तो छोको भाव मिल जाओ तो पूर्ति हो जाओ किसान की। तो किसान इस तरफ काफ़ी समझदार हो रहे हैं, रुचिवान हो रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और सरकार भी, क्योंकि रासायनिक सबसे पहली भारत में प्रयोग किया पंजाब के किसानों ने, और आज पंजाब की मिट्टी की सेहत बहुत खराब है। पंजाब वाले किसान संपन्न है, वो खाने के लिए राजस्थान से गेहूं लेके जा रहे हैं। उनके गेहूं इतने रासायनिक से प्रदूषित हो गए कि वो खाना ही नहीं चाहते हैं। खाएंगे तो कई बीमारियां, पंजाब से पूरे भारत में जानते हैं कि कैंसर ट्रेन चलती है, और वो इसी वजह से कि पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद वहाँ बहुत ज़्यादा यूज किया। तो आज सरकार भी काफ़ी किसानों ने समझावा को कई तरह का कार्यक्रम चला रही है। ट्रेनिंग सेंटर, किसानों की बड़े बड़े आयोजन होती हैं, वहाँ भी इस बात पे बड़े बड़े वैज्ञानिक और हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को विभाग के बताते हैं कि भाई इसको कम करके हमारी उर्वरक शक्ति जितनी बढ़ेगी और जितना हमारा खेती में, ज़मीन में कार्बन होगा, वो आज हमारा ज़मीन का कार्बन टेस्ट से पता चलता है कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अभी कार्बन में बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा। और विभाग भी इस बात पे आ रहा है कि जितना ज़्यादा कार्बन ज़मीन में होगा वो ज़मीन उतनी फर्टाइल होगी और दूसरा रासायनिक खाद की उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज रासायनिक से ज़मीन का लगभग औसत कार्बन 0.3 आ गया है, जबकि 1 से कम होना ही नहीं चाहिए। और किसान रासायनिक जो वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश काम में लेने में लगभग 3 साल में हमारे वही प्रोडक्शन मिल जाता है जो रासायनिक खाद से मिलता है। तो आगे और किसाना ने भी सोचनी चाहिए और काम में लेवा वाला लोगों ने भी सोचनी चाहिए कि आपा जब जैविक उत्पाद काम में लेवा लागसा तो किसान भी जैविक उत्पाद ही उगाबा लागसी, उत्पादन करवा लागसी। तो भी के साथ जो आपा खाद किया बनसी वो तो आपने समझा दिया, लेकिन जिन्हों इन काम में लेनी है, जो पौधा माए फसला माए देनी है, वो तरीकों का साधारण खाद जो हमेशा दिया करा बी की जियाई है। हाँ, लगभग वैसा ही है। इसमें देखिए अलग अलग फसलों में अलग अलग इसकी मात्रा हम लेते हैं।
जैसे हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, उनमें हम लगभग 40 क्विंटल 1 हेक्टर के लिए हम लेते हैं। और यदि सब्जी वाली फसलें, क्योंकि सब्जियां जो होती है वो पोषक तत्वों का ज़्यादा अवशोषण करती है, ज़्यादा लेती है, तो उनके लिए हम लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम उसमें प्रयोग करते हैं। और जो हमारी फल वाली फसलें हैं, फल वाली फसलों में क्योंकि दूरी पे लगती है, तो हम उसमें प्रति पौधे के हिसाब से हम ये वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका 1 साल का पौधा है, तो उसमें 1 से 1.5 किलो हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे जैसे उम्र पौधे की बढ़ती जाती है, तो जैसे मान लीजिए आपका 3 से 4 साल का पौधा है, तो आप उसमें लगभग 2.5 से 3 किलो आप दे देंगे। फिर 5 साल के बाद में पौधा की जो है आपका जो मात्रा है इसकी वर्मी कंपोस्ट की, वो लगभग आप 5 से 8 किलो के आसपास उसमें दे सकते हैं। बस फिर उसके बाद में बढ़ेगी नहीं। 5 साल के बाद में जो मात्रा हमने डाली वही फिर प्रतिवर्ष हम उसमें डालते रहेंगे। तो मतलब मात्रा को अंतर हो सका है, लेकिन तरीको लगभग वही है जिया हाँ, और जैसे हम खादा गोबर दिया, की खाद डालते हैं, जिया और वैसे खादा दिया करो हो, बियाई और खाद देनी है। एक ही साथ आपने साथ किशन लाल जी से जाना, प्रगतिशील किसान है, चूँकि और किसान आपके साथ जुड़ रिया है, आगे बढ़ रिया है, तो आप जो एक हरी खाद ज़्यादा सुनवाने मिल रही है, तो बा कई चीज़ हुआ है? हरी खाद आपा किसान तो डंडू ने बोला और आपने हिंदी भाषा में ढेंचा बोले। दूसरी पहली तो सनबता और उसको सनई भी बोलते हैं, वो अभी हमारे क्षेत्र से लगभग गायब हो गया। दूसरी दलहन वाली फसलें हैं, मूंग है, चौड़े हैं, ये भी फसल जब फली पे आए तो बने ज़मीन में ही भाची जोत एरो है या रोटावेटर है उससे मिला के ज़मीन में ही दबा दिया, तो वो हरी खाद है। क्योंकि ज़मीन में से निकला हुआ तत्व वापस मिलता है तो वो धरती का अंश है और उस धरती को लाभ पहुंचाता है। तो अभी जो वर्तमान में सरकार जो जोर दे रही है वो ढेंचे पे दे रही है, क्यों ढेंचा जल्दी ज़मीन में गड़ जाता है, पत्तियां मुलायम होती है, जल्दी मान लो बारिश एक भी हुई ना तो भी वो मिट्टी में मिल जाएगी। और जो दूसरी फसलें अपन दूसरी लेते हैं तो वो मिट्टी में इतनी जल्दी गड़ नहीं पाती है, तो उसका लाभ फसल को जो भोजन चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वो एक सस्ती भी होती है और के बीज का ही खर्चा होता है। और किसान पहले करते ही थे, हमारे पूर्वज एक खेत में जिसमें उंडाड़ू की फसल लेते थे तो सावण में उसमें कुछ नहीं बोते थे, और जो भी चारा उगता था उसको जोतते रहते थे, और जिसमें सावण बोते थे उसको 6 महीने रेस्ट दे लेते थे। लेकिन फिर दौर आया, आर्थिक युग आया, किसानों के खर्चे बढ़ गए, तो आज ज़मीन कोई पड़ती नहीं रखता है। बाकी वो सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया, नहीं हमारे पूर्वज करते थे। वो हरी खादी चाहे खेत में पैदा होने वाला चाहे कचरा भी हो वो भी खेत में मिलेगा तो खाद है। मतलब जो खेत में बन रही है बाई खेत में पाची खाद का रूप में जा रही है, तो कुल मिलाकर बाही हरी खाद है। एक ही साथ जो आपनो आज कार्यक्रम को विषय है वो वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ माँ का खेती किसान करवा वाला बयान है वर्मी वॉश का बारे में मैं जानकारी देना चाहवाला कि वर्मी वॉश का यूँ है किया तैयार करी जाए। तो देखिए किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि कुछ किसान क्या करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट की जो हमने बेड बनाई है उसी बेड में पानी को एक तरफ से इकट्ठा करके और उसको ही वर्मी वॉश के रूप में काम में लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में भी पोषक तत्व होते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट से ही उसी बेड से हमने यदि वर्मी वॉश तैयार किया तो वर्मी कंपोस्ट के पोषक तत्व कम हो जाएंगे, वो क्योंकि वो घुल के सारे उस पानी के साथ में चले जाएंगे। तो वर्मी कंपोस्ट से हमको वर्मी वॉश नहीं बनाना, हमको केंचुए से वर्मी वॉश बनाना है। तो केंचुए से वर्मी वॉश बनाएंगे तो उसका तरीका अलग है। इसके लिए क्या करते हैं हम, साधारणतया हम देखते ही हैं कि ऐसी 3 हम मटकी लेंगे, जो मिट्टी की जो मटकियाँ होती हैं 3 मटकी लेंगे, उनका एक स्टैंड बना देंगे। तो सबसे ऊपर जो मटकी होगी उसमें एक सुई जितनी अपना एक छेद कर देंगे नीचे की तरफ। जो बीच में मटकी होगी उसमें पेंसिल जितना मोटा छेद कर देंगे, और जो नीचे मटकी होगी उसमें कोई छेद हम नहीं करेंगे। जो अब तीनों मटकियां हैं उनमें सबसे पहले हम बीच वाली जो मटकी है उसमें हम तैयार करेंगे। तो जो क्योंकि हमने उसमें पेंसिल जितना छेद किया था नीचे की तरफ, उसमें सबसे नीचे हम रुई जो होती है वो रख देंगे। उसके ऊपर जो हमारी जूट की बोरी होती है उसको काट के 2-3 परत वो उसमें लगा देंगे।
उसके बाद में लगभग 10 किलो ताज़ा गोबर ऐसा नहीं कि आज ही लिया और आज ही उसमें डाल दिया, वो ही जो आप वर्मी कंपोस्ट में काम में लेते हैं वैसा ही उसमें ठंडा करना है। और फिर उसके बाद में 8-10 दिन पुराना हो और वो उसमें फिर हम भर देंगे। वो भरने के बाद में उसमें 1 किलो केंचुआ उसमें हम डाल देते हैं। तो 1 किलो केंचुआ होगा तो लगभग उसमें 2000 केंचुए के आसपास उसमें रहते हैं। अब इस मटकी में हमको कुछ नहीं करना है, 4-5 दिन तक पानी भी नहीं देना, क्योंकि वो गीला ही था, तो गीला है और केंचुए अपना उसको खाना शुरू कर देंगे। 5-6 दिन बाद में क्या करेंगे, ऊपर से जो सबसे ऊपर जो मटकी थी उस मटकी में से बूंद बूंद पानी उसमें जाता रहेगा। अब पानी कितना जाना चाहिए दिन भर में, तो लगभग 1.5 से 2 लीटर जो पानी है वो उस मटकी में आना चाहिए। जिस दिन हमने केंचुआ डाला उस दिन से नहीं, 5 दिन बाद में। 5 दिन बाद में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें नमी की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है, तो पानी ऊपर से जाता रहेगा बूंद बूंद, उसमें मिलता रहेगा। केंचुए का जो पसीना है और वो जो वर्मी वॉश की किससे बनती है, जो केंचुआ गोबर की खाद खा रहा है उसके साथ में उसका पसीना आ रहा है, तो उसको फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि अपन ने जो बीच वाली मटकी है उसमें पेंसिल जितना छेद किया था और वो छन के आएगा, क्योंकि हमने रुई उसमें रख रखी है, जूट की बोरी हमने उसमें रख रखी है, तो वो छन के जितना ऊपर से पानी टपक रहा था पहली वाली मटकी से, ऐसा वो तीसरी वाली मटकी में इकट्ठा होता रहेगा। तो पूरे दिन भर में 1.5 से 2 लीटर वर्मी वॉश से ज़्यादा हमको नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर उसकी जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी और उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। ये तो उसका बनाने का तरीका हो गया। ऐसे हम लगभग 1 महीने में लगभग 30 से 40 लीटर हम ये वर्मी वॉश तैयार कर लेते हैं। 1 महीने बाद में क्या होगा, क्योंकि वो पूरा गोबर को केंचुए खा चुके होंगे, तो यही प्रक्रिया फिर 1 महीने पश्चात हमको दोबारा करनी है। वही गोबर को ठंडा करेंगे और उसके बाद में हम उसको जो प्रक्रिया अभी बताई वैसे हम करते रहेंगे। और एक ही साथ ही जी यहाँ पर जानना चाहवा कि सरकार का निशु काफ़ी अच्छा प्रयास कराया जा रहा है, तो सरकार का निशु भी कोई अनुदान दियो जावे वर्मी कंपोस्ट तैयार करवाई खातर? सरकार की तरफ से किसानों ने बहुत अनुदान दिया जावा और बहुत हर विभाग, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों ही, एक तो पक्की यूनिट बनाते हैं जिसके लिए 1 लाख रुपए का उसका यूनिट कॉस्ट मानते हैं। 30 फीट लंबाई होती है, 20 फीट चौड़ाई, उसमें टीन शेड, मोस्टली किसान टीन शेड ही लगाते हैं क्योंकि पट्टी वगैरह काफ़ी भारी होती है, खर्चीला भी ज़्यादा होता है, तो मोस्टली टीन शेड ही लोग लेते हैं और उसमें बेड बनाते हैं, आधा वो खाली रखते हैं। उसमें 1 लाख का यूनिट कॉस्ट मानती है सरकार, तो 50,000 रुपये किसान को सब्सिडी मिलती है और ये पिछले कई वर्षों से दी जा रही है। बिल्कुल, तो मतलब आदि सरकार दे दे, आदिवाद खर्चों भी को है। और अब पिछली ये वर्तमान जो राजस्थान सरकार है, वजनलाल सरकार है, गोधन योजना से भी इन्होंने एक स्कीम लागू की। छोटे किसान जो 1 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकता है, बड़ी बेड नहीं बनाना चाहता, जगह की दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, तो गोधन के नाम से 2 बेड उनको बनानी है और उसकी लागत लगभग 20,000 रुपये माना है और 10,000 रुपये किसान को सब्सिडी दी तो जाए। सरकार भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। ज़रूरत है आपा ने जानबा की, समझबा की कि जैविक खेती ना आपा आगे बढ़ावा, वर्मी कंपोस्ट ने ज़्यादा काम में लेवा। एक साथ ही आप कार्यक्रम में पधार्या, आपको घणो आभार। और अब किसाना सु लेवाला विदा, फिर मिलाला नया चौपाल में, तो राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज़्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।